हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एक बिल्कुल नई सीरीज जिसका रिक्वेस्ट हमें बहुत लोगों ने बहुत बार किया था। हमें बहुत बार लोगों ने बोला था कि आप क्यों ना क्यों किसी बुक का रिव्यू कीजिए ताकि हमें पता चले कि एक इन्वेस्टर बनने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, सबसे पहले हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो ये सीरीज हम लेके आए हैं जिसमें हम डिफरेंट बुक्स का रिव्यू करेंगे और बुक रिव्यू करने के लिए मेरे साथ हैं ग्रो के सीईओ और को फाउंडर मिस्टर ललित केशरे। तो ललित, आप सबसे पहले हमें हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि सबसे पहले हमने ये वाली बुक क्यों चूज़ की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। थैंक यू जगदीप एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी जो वीडियो देख रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए बुक्स पढ़ना, बिकॉज़ आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो, दूसरों की विजडम से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। और आपके क्वेश्चन का जवाब कि क्यों हमने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चूज़ करी है, तो उसका जवाब ये है कि ये बुक लिखी गई थी 1934 में, और जिसने लिखी थी वो बहुत ही स्पेशल एक पर्सन है इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। हिज नेम इज़ बेंजामिन ग्राहम, और बेंजामिन ग्राहम थे वॉरेन बफेट के भी गुरु, और इनफैक्ट उन्होंने पूरी इन्वेस्टिंग जो है बेंजामिन ग्राहम जी से सीखी थी। और इतने साल बाद उन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी 1934 में, अराउंड दैट पीरियड, दैट डिकेड। इनफैक्ट उनको 1929 में जो बहुत बड़ा रिसेशन आया था, डिप्रेशन आया था यूएस में, उन्होंने उस टाइम पे भी बेंजामिन ग्राहम को एक्सपीरियंस था। और आज इतने सालों बाद भी ये बुक जितनी रिलेवेंट है हमारे लिए, एंड दिस बुक इज़ नॉट फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बाय द वे, दिस बुक इज़ मेंट फॉर इन्वेस्टर्स लाइक अस जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इफ़ you are starting to read books on investing, the first book should be Intelligent Investor. तो जैसे कि ललित ने बताया कि ये बुक 1934 में लिखी गई थी और ये बुक आज भी रेलेवेंट है। मार्केट ने बहुत सारे अप्स और डाउन्स देखे होंगे 1934 से लेकर 2019 तक, लेकिन एक ऐसी बुक है जिसने सारे अप डाउन्स को देखते हुए आज भी ये बुक रेलेवेंट है। तो इसलिए हमने ये बुक आज सबसे पहले चूज़ किया इसका एनालिसिस करने के लिए। Yes. सो ललित, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन कि इस बुक में ऐसा है क्या, इस बुक के अंदर क्या है जो इन्वेस्टर्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसी बुक को पढ़ने से पहले। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ द वे इट इज़ रिटन, यू नो। इसमें आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कैसे पीपल लाइक अस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, किस तरह से स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए, किस तरह से कंपनीज़ को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से उसकी प्राइसिंग करना चाहिए, राइट। और बिना किसी जार्गन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बहुत सारी बुक्स में बहुत ज़्यादा जार्गन होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस बुक इज़ वेरी वेरी पॉपुलर अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स। ललित, इस बुक को बाइबल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोला गया है और बहुत से मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। जरा आप सिंपल टर्म्स में समझाएंगे हमें कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ a kind of investing, so there are many ways of investing. एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग को वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होनी चाहिए, बिकॉज आप खरीद रहे हो कुछ वैल्यू को। सिंपल टर्म्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, लेट्स से सिक्योरिटीज़ में या किसी स्टॉक को, आप बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, और फिर उसको खरीद रहे हो at a price which is lower than the intrinsic value with a certain margin of safety. So यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ किए। मैं खुद कंफ्यूज हुआ कि यहाँ पे आपने इसका मतलब क्या होगा जो आपने बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ किए मैंने। तो पहले लेट्स गो टू ईच टर्म सेपरेटली। पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि उस चीज़ की प्राइस भूल जाइए। सो लेट्स से एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है 200 रुपये में, तो दैट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ द कंपनी इज़ द एक्चुअल वैल्यू। सो मार्केट्स में क्या होता है कि प्राइस चेंजेस एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, बट डू द वैल्यू ऑफ द कंपनी चेंजेस एवरी मिनट, एवरी सेकेंड? नो। व्हाट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द कंपनी? दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर HDFC बैंक की जस्ट इमेजिन कि वो एक मोबाइल फ़ोन है, तो उसकी क्या प्राइस है, राइट? उसका रेवेन्यू क्या है, उसके प्रॉफिट्स क्या है, उसका कंपनी में डिविडेंड्स कितने जनरेट हो रहे हैं, उसमें कितना उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, राइट? ये सब आप जब सोचेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा इस कंपनी की वैल्यू ये
this should be the value of the company. That is what we call as intrinsic value. The value determined from the real factors of the company. What are the earnings of the company, right? Not what is the price of the company, because price, as I am saying, like change होते रहता है. एक ख़राब न्यूज़ आई, सडनली कंपनीज की प्राइस 20% गिर जाती है. सडनली कोई अच्छी न्यूज़ आई, प्राइस बढ़ जाती है. पर इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट चेंज सो ऑफन, राइट? सो दैट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी. तो जैसे कि ललित ने बताया कि हमें कभी भी शेयर प्राइस को देख के नहीं खरीदना चाहिए कि उसका प्राइस कम है या ज़्यादा है, बल्कि हमें हमेशा उसकी वैल्यू देखनी चाहिए कि उसके अंदर हमें वैल्यू कितना मिलता है. और अगर हमें वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा का मिलता है तो हमें उसको बाय करना चाहिए, अदरवाइज हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए. यस. सो एक वैल्यू है, आपने एक पता लगाया, अच्छा इस कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए लेट से 10,000 करोड़, पर उसका जो प्राइस है मार्केट में वो है 5,000 करोड़, जिसको मार्केट कैप बोलते हैं. अगर आप किसी भी ग्रो के वेबसाइट पे भी पेज पे जाएंगे किसी कंपनी के, तो आपको लगेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन. एक्चुअली मार्केट कैप इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस ऑफ द कंपनी. प्राइस डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंपनी. आप बोल सकते हैं अच्छा इस बैंक का शेयर 20 रुपये है, इस कंपनी का शेयर 20 रुपये. इट डज नॉट मीन एनीथिंग, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू नो कि अच्छा इस कंपनी के कितने शेयर्स है, और फिर आप वो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है. कि आपको कंपनी पूरी खरीदनी हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज़ प्राइस. इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे कि मैंने बताया, अच्छा कंपनी कितनी अर्निंग्स है, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है, और अगर आप उसको आज खरीदने जाओगे आप, तो आप कितने में खरीदोगे, दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू. नाउ यू विल ऑलवेज हैव टू बाय at a price which is lower than the intrinsic value if you want to make profits, right? If you want to sell it somewhere, आप समझदारी इसी में कि उससे कम में खरीदोगे, राइट? अब जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. व्हाई इज इट कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्योंकि व्हाट इफ़ यू आर रॉन्ग, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आप जो पता लगा रहे हो वो बहुत ही सब्जेक्टिव तरीका है. आप बोल सकते हो कि अच्छा ये कंपनी 10 रुपये पर ईयर कमा रही, तो इसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए. क्या भरोसा, उसकी वैल्यू 200 होनी चाहिए या 50 होनी चाहिए. तो यू हैव टू पुट सम सेफ्टी इनटू योर कैलकुलेशन, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इनफैक्ट आई थिंक श्वेत क्लारमैन ने इस पर एक नई बुक लिखी है, विच इज़ पुरानी बुक है सॉरी, विच इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिन्होंने पूरी बुक डेडिकेट करी है सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझाने. तो किसी दिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस लॉट ऑफ बुक्स. तो so this is value investing, buying a company at a price which is lower than its intrinsic value with a sufficient margin of safety so that अगर हम गलत है तो एटलीस्ट हम सेफ हैं, लॉस में हम एटलीस्ट नहीं जाएंगे. yes. थोड़े दिन पहले की बात है ललित, मेरे एक फ्रेंड ने कहीं पे एक पैसा थोड़ा सा डाला और उसका पैसा 10 दिन में बढ़ के 10,000 से 15,000 हो गया. मैं सुन के बहुत हैरान हुआ कि उसने एकदम से इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा लिया. तो आप ज़रा बताएंगे कि वो जो उसने पैसा लगाया और जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं वो कैसे अलग है, और हमें क्यों वो नहीं करके वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए. देखो दुनिया में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, एक ट्रेडर भी पैसे कमाता है या पैसे गंवाता है, इन्वेस्टर है, एक तरह की इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, बहुत अलग अलग तरीके की. कोई लोग फार्मूला बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई मैजिक फार्मूला, विल टॉक अबाउट मैजिक फार्मूला इन्वेस्टिंग ऑल्सो विच इज़ बेस्ड ऑन प्योर ROC और PE के बेसिस पे. तो स्मार्ट बीटा टेक्निक्स होती है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है, तो सब अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है, तो कुछ सही और गलत नहीं है. बट वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेकुलेशन से डिफरेंट है. स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा आईफोन, लेट्स से एप्पल लॉन्च करने वाला आईफोन को, तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मैं ख़रीद लेता हूँ, या फिर अच्छा ये न्यूज़ आने वाली है तो मैं इसका शेयर प्राइस खरीद लेता हूँ या बेच देता हूँ. दिस एवरीथिंग इज स्पेकुलेशन, दिस इज़ नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग. व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग? इट्स प्योरली बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. So let's come to the 3 basic principles of value investing, right? Again, I am telling you nothing is right or wrong, but what I can tell you is speculation and trading is not for 99% of the retail investors, क्योंकि there are so many professional traders जो उस तरफ बैठे हैं. स्टॉक इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो दोनों अपने आप को स्मार्ट समझते हैं. ठीक है. सो कमिंग बैक टू प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, देयर आर 3 बिग प्रिंसिपल्स. नंबर 1, यू आर नॉट एक्टिंग ऑन शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स ऑफ द कंपनी. आप कंपनी की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को देख रहे हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देख रहे हो, irrespective of the markets. Markets can take it high, there would be some stocks
हु आर वेरी वेरी वैल्यूएबल बट अवेलेबल वेरी चीप. सो मार्केट प्राइस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है कंपनी की ग्रोथ. हो सकता है कि मार्केट इज गिविंग इट द सेम प्राइस एंड सो ऑन. सेकेंड थिंग इज, second point of very good point about intelligent investing or value investing is that you should diversify, because there is always a chance to make mistakes. And number 3 is that you are not looking for overnight returns or short term returns कि यार मैंने इसमें इतने पैसे डाले थे, 2 हफ्ते में मेरे को इतने हो जाएंगे, 6 महीने में इतने हो जाएंगे. नहीं, it is about building long term wealth. If you are following value investing, you should always remember these 3 principles. तो ललित, जैसे कि आपने हमें अभी बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी का बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन फिर शेयर प्राइस इतना ऊपर नीचे क्यों जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो इसको बेंजामिन ग्राहम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डाला है उनकी बुक में. वो डिफाइन करा उन्होंने एक मिस्टर मार्केट. सो मिस्टर मार्केट को आप एक पर्सन, थिंक ऑफ इट लाइक ए पर्सन, कि आप सवेरे जाते हो और आप उससे पूछते हो, अच्छा आज आपका मूड कैसा है, आज अच्छा है कि ख़राब है. तो मिस्टर मार्केट कभी बोलेंगे कि अच्छा ये कंपनी बहुत ही ख़राब है, इसको लो इतने में बिक रही है. या फिर किसी दिन बहुत उनका मूड अच्छा है और वो उस कंपनी को बहुत अच्छे से प्राइस देंगे आपकी. तो उसमें एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट भी दिया है बेंजामिन ग्राहम में कि एट सम पॉइंट इन इट्स लाइफ almost every stock is either very expensive or very cheap. Why would that happen? Because as you said, intrinsic value तो every day change नहीं होती है, but price क्यों change होता है? And this is all mainly because of the Mr. Market, right? अब Mr. Market के अंदर जाके आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे तुम्हारी की तरह, जो every day who are coming to market and who are betting on some price of the company. अब depending on the mood, the psychology of the crowd, of the buyers and sellers, the price changes up and down. But to simplify it, Benjamin Graham has beautifully kind of abstracted it as Mr. Market, right? So now what will an intelligent investor do? अच्छा, इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, पर आज मिस्टर मार्केट जो है इसको बहुत ही खराब ट्रीट कर रहे हैं, बार्गेन में मिल रही है. बार्गेन इज़ द वर्ड दैट ही यूजेस. और आज मैं इसको खरीद लेता हूँ. एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. एक मैगी का एग्जांपल है. नेस्ले इज़ अ लिस्टेड कंपनी इन इंडियन बोर्सेस, राइट? और मैगी में कुछ खराबी निकली थी और उसका स्टॉक गिर गया. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया उसको. इनफैक्ट और बेटर एग्जांपल बताता हूँ, वॉरेन बफेट का अमेरिकन एक्सप्रेस का. सो अमेरिकन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल कंपनी इन द US. और उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और वॉरेन बफेट ने बोला ये प्रॉब्लम तो परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है. और बट कंपनी की वैल्यू धड़ाम से गिर गई क्योंकि मिस्टर मार्केट का मूड ख़राब हो गया. वॉरेन बफेट ने कंपनी खरीद ली. लेटर ऑन इट गेव हिम लॉट ऑफ रिटर्न्स, राइट? एंड यही जो चीज़ हमने बताई ये उल्टे तरीके से भी काम करती है कि आप बहुत महंगी कंपनी हो जाती है, अच्छी कंपनी है बट बहुत महंगी हो गई, या बहुत ख़राब कंपनी, वो बहुत सारे आपको केसेस ऐसे मिलेंगे. इंडियन स्टॉक्स में आपको मिलेंगे जो सडनली दे गो लाइक 10x इन अ ईयर और फिर सडनली धड़ाम से गिर जाती है बिकॉज कोई फ्रॉड निकल आता है, कुछ निकल आता है. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट, इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, if you apply all these together, you can make lot of money, lot of wealth in future. सो इस वीडियो से एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ललित. जैसे कि आपने सबसे पहले मुझे बताया कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग दूसरी तरह की इन्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इसके अलावा जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें जाकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक को चूज़ भी कर लिया तो सबसे पहले जाके आपको मिस्टर मार्केट का मूड देखना है कि वो आपको बार्गेन में दे रहा है या एक्सपेंसिव दे रहा है. तो अगर आपको बार्गेन में मिलता है, अच्छा स्टॉक मिलता है, तभी जाके आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. या और जो आज हमने बातें कवर करी है, ये बहुत, हमने पूरी बुक तो कवर ही नहीं करी है. आई थिंक बेस्ट होगा कि आप इस बुक को पढ़ें. इट वे यू विल लर्न ए लॉट. एंड आई थिंक जस्ट क्लोजिंग रिमार्क यही होगा कि प्राइस जो होता है दैट इज़ व्हाट यू पे, बट व्हाट यू गेट इज़ द वैल्यू. फ्रॉम वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड थैंक यू ललित. हमारे भी व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बल्कि मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला. सो दोस्तों, इस चैनल पे हम आगे भी आने वाले टाइम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे. ललित को फिर से लेके आएंगे किसी नई बुक के रिव्यू के साथ, ताकि हमें और कुछ सीखने को मिले.
इस चैनल पे हम 3 से 4 वीडियोस हर वीक डालते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।